गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग मेटलर्जी में पिछली क्लास तक जो पढ़ चुके थे उसमें हम लोग आई थिंक कि रिडक्शन ऑफ मेटल यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे, ठीक है ना। तो मेटल के रिडक्शन के लिए हम लोगों ने बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट के यूज़ किए हैं, जिसमें से स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो कार्बन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, या एल्कली मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट था, एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑटो रिडक्शन था यानी सेल्फ रिडक्शन जिसको आप बोल रहे थे। तो ऐसे हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन था। तो ये सभी मेथड हम लोगों ने रिडक्शन ऑफ मेटल के लिए पढ़े थे। एक चीज़ लास्ट टाइम मैंने बताया भी था कि हमें जो रिडक्शन ऑफ मेटल की बात हम कर रहे हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इलिंगम डायग्राम। तो हम यहाँ पे आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स इन मेटलर्जी। इसका एक तरीके से एप्लीकेशन हम लोग आज यहाँ पे करेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, पहले तो इसको समझ लिया जाए। ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फिर हम दोबारा उसी मेटलर्जी वाले पोर्शन में आएंगे जहाँ हम 5 स्टेप को काउंट कर रहे थे। तो थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट हम यहाँ पे एक मेटल को ले रहे हैं सॉलिड, और यहाँ इसको ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, और यहाँ M2O(N) बना देते हैं। ठीक, ऑक्साइड है, दैट मीन्स ऑक्साइड ये सॉलिड होगा, यहाँ पे ये गैस है और ये आपके पास सॉलिड है। तो अगर हम किसी मेटल के ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए आपके पास जो डेल्टा H होगा एंथैल्पी चेंज, वो कैसा होगा? नेगेटिव एक्सोथर्मिक होगा, है ना। इसी तरह से अगर मैं बात किसी स्टर्म में एंट्रोपी की करूं तो यहाँ गैस है, यहाँ सॉलिड हो गया, तो एंट्रोपी तो नेगेटिव हो गया यहाँ पे। तो इन दोनों फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये टर्म है। आपने थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ा है कि डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो किसी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा G का निगेटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करूं तो ऐसे लिख दूं, तो अगर ये निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा G अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये सब आपको पता है, इसमें कुछ नया नहीं आप पढ़ रहे। अब जरा मेरी बात समझिए। तो दरअसल ये किसी एक फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर हम केवल डेल्टा H को देखें तो हम ये बता सकते हैं कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक वाला है तो ये स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा S के हिसाब से नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इसलिए हम एक नया फैक्टर लाते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, विच इज डेल्टा G, और इसके बेसिस पे हम निकालते हैं कि डेल्टा G अगर निगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस। अच्छा, निगेटिव कब होगा इसको जरा समझिएगा। डेल्टा H निगेटिव है और डेल्टा H कैसा है? निगेटिव। तो निगेटिव और ये माइनस निगेटिव तो प्लस हो सकता है ना ये। तो इसके लिए जरूरी है कि ये वैल्यू बढ़ी रहे, ओवरऑल निगेटिव हो। तो इस पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि डेल्टा G नॉट इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S। इस पूरे प्रोसेस के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान ये दोनों जो फैक्टर हैं डेल्टा H और डेल्टा S, इनके जो चेंजेस हैं वो नेग्लेक्टेड होते हैं, मतलब बहुत कम चेंजेस हैं, बहुत काउंटर में नहीं आएंगे। तो ऐसे केस में ये जो दोनों टर्म है वो वेरिएबल होंगे, यानी गिब्स फ्री एनर्जी जो है उसका नेगेटिव या पॉजिटिव होना टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, है ना। यानी गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G नॉट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो अगर हम इसको ऐसा मान लें तो इसको हम लोग y मान लें और इसको x मान लें, है ना, इस टर्म को। तो ये हमारे लिए अगर हम इसको रिलेट करें तो y इक्वल टू mx प्लस c मान सकते हैं। तो ये आपके लिए इंटरसेप्ट हो गया, और ये जो m है वो डेल्टा माइनस में है तो ये स्लोप हो गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रिलेट करूँ तो स्लोप आ गया कितना? माइनस का डेल्टा S। और अगर हम बात करें इंटरसेप्ट की तो आपके पास हो गया डेल्टा H नॉट, ये डेल्टा S, ठीक है ना। तो अगर मैं इनके बीच एक ग्राफ ड्रॉ करूं डेल्टा G और T के बीच, यानी गिब्स फ्री एनर्जी, और अगर गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रॉ हो
फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, तो आपके पास एक ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा और वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, डेल्टा जी नॉट, और यहां मैंने टेम्परेचर को मेंशन किया। तो जो ग्राफ आ रहा है वो इस तरह का एक स्लोप आएगा, इंटरसेप्ट आपको पता ही यहाँ पे, तो ये एक लीनियर ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक। और यही दरअसल ग्राफ हम डिफरेंट टाइप के मेटल के ऑक्सीडेशन के लिए बनाएंगे, और डिफरेंट टाइप के बहुत सारे मेटल्स के लिए अगर हम बनाएंगे तो यहां से हमें ये पता चलेगा कि वो ग्राफ कैसा आएगा। तो मैंने एक जनरल बेसिक थ्योरी बता दी। तो दरअसल इलिंगम डायग्राम के अंदर अगर हम बात करें, इलिंगम डायग्राम में मेन जो बेसिक थ्योरी है वो क्या है, दरअसल हम डिफरेंट टाइप के मेटल का ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, और डिफरेंट टाइप के मेटल के ऑक्सीडेशन पढ़ने के लिए वो ऑक्सीडेशन कितना फिजिबल है, कितना नहीं है, कौन पहले ऑक्सीडाइज हो सकता है, कौन बाद में। हालांकि ये आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी जानते हो, लेकिन यहां हम एक अलग तरीके से इसको समझ रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिकली अगर आप किसी मेटल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, इस तरह से ऑक्साइड बनाते हैं, तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होगा, लेकिन डेल्टा जी से हम डिफाइन करते हैं। तो डेल्टा जी को डिफाइन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि डेल्टा जी नॉट इस प्रोसेस के लिए कंप्लीटली टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से आप प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस डिसाइड कर सकते हैं। तो यहां पर इस पूरी थ्योरी में डेल्टा जी और टी के बीच एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन आएगा विद द इंटरसेप्ट ऑफ डेल्टा एच, और वो जो लाइन आ रहा है उसी को हम डिफरेंट बहुत सारी मेटल्स के लिए ड्रॉ करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे भी, समझेंगे, और उसी को हम एक इलिंगम डायग्राम की बात करते हैं। एक काम आपको करना है, जब आप ये सब चीजें पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी को लेके बैठेंगे। एनसीईआरटी में इलिंगम डायग्राम जो है उसको भी बहुत अच्छे से देखते रहिएगा, लेकिन पहले इसको पढ़ना है और बाद में फिर मैं उसको रिलेट कराऊंगा। तो एक काम करिए, आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। चलिए, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हमारे पास, मैंने पहले भी बोला कि इलिंगम डायग्राम में मेनली करेंगे क्या हम लोग, तो हम डिफरेंट मेटल्स के ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और उन सब के लिए अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उस ग्राफ में कुछ सीखने को मिलेगा, और उसी ग्राफ पे बेस्ड आपका इलिंगम डायग्राम बना होगा एनसीईआरटी में, तो हम लोग भी उसको देख के ही समझेंगे। तो जैसे मैं बात यहाँ पे करूँ कि मान लीजिए मैंने कैल्शियम का ऑक्सीडेशन कराया, सॉलिड है, ये गैस है, और यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया, ये भी सॉलिड है। इसके अलावा मैग्नीशियम को यहाँ पे MgO बना दिया आपने, है ना। और इसी तरह से अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, यहाँ पे ऑक्साइड लिख रहे हैं तो Al2O3 बना दिया, है ना। इसी तरह से जिंक को ऑक्साइड बना दिया तो ZnO बन गया, या कॉपर का ऑक्साइड बना दिया गया तो CuO बन गया, सिल्वर का ऑक्साइड बनाया गया तो Ag2O बन गया। अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ आपके पास कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, कॉपर है और सिल्वर है। तो हमें ये सिलेक्ट करना, इन प्रोसेस के लिए डेल्टा जी यहाँ पे जो नॉट होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, और जितना ज्यादा ये नेगेटिव होगा उतना ज्यादा हम मानेंगे कि वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए एक और बात हम लोग पहले जरा समझ लें। आपने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा है, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब जरा समझिए, मैं आपको याद दिला रहा हूं। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, ये आपने पढ़ा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, या आप उसको जस्ट अपोजिट बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब अगर मैं इन मेटल को देखूं,
अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या हो रहा है उसको जरा समझिएगा यहां ध्यान से। कैल्शियम की पोजीशन कहां है, ये रही। मैग्नीशियम की पोजीशन कहां है, ये रही। एल्युमिनियम की पोजीशन ये रहा, और जिंक का पोजीशन यहां है, सिल्वर का यहां है बिल्कुल। तो आप देखो कि जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं यहां पे इनका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो रही है। ये बोल सकते हैं आप, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो रही है। देखिए ये तो हम लोग अपने तरीके से सीख रहे हैं, लेकिन इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वही मैं डायग्राम में आपको बता रहा हूं। हम लोगों ने एक इस तरह का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम डेल्टा जी नॉट वाई एक्सिस में है, और यहां मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूं 0। यहां डेल्टा जी नॉट जो है वो 0 है, और यहाँ पे निगेटिव है, और यहां से ऊपर ऊपर आते आते पॉजिटिव हो रहा है। तो जितना नीचे है मतलब उतना ज्यादा निगेटिव वाला टर्म है, और निगेटिव होने का मतलब स्पॉन्टेनियस। और इधर हमने टेम्परेचर को मेंशन किया है, और ये 500, तो यहाँ पे 1000 पे आ जाते हैं, यहाँ 1500 पे आ जाते हैं, ये 2000 पे आ जाते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें 2500 पे आ जाते हैं, 3000 पे आ जाते हैं, ऐसे टेम्परेचर बढ़ा है। तो ये ओरिजिन है। अब जरा समझिए, मैं इसी में डिफरेंट सभी मेटल्स के ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं, बात समझिएगा। तो मैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा, इस तरह से मान लीजिए, है ना। यहां मैंने सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड को लिख दिया, और फिर ये अभी मैं बताता हूं ये पॉइंट कैसे आ गया। इसके बाद मैंने ऐसे इसको मैग्नीशियम वाला पार्ट लिख दिया। और आप अगर देखोगे, अच्छा मेटल तो हम कोई भी ले सकते हैं, बस ये ध्यान रहे। फिर इसके बाद हमने एल्युमिनियम को दिखाया यहाँ पे, Al प्लस O2 इट गिव्स Al2O3। और फिर हम इसको यहाँ पे जिंक की बात कर रहे हैं, Zn प्लस O2 इट गिव्स ZnO। अब ये टिल्ट भी होती हैं अलग अलग पैटर्न पे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कॉपर की, फिर ऐसे इस तरह से आएगा। तो ये कॉपर Cu प्लस O2 इट गिव्स CuO, और Ag प्लस O2 इट गिव्स Ag2O। अब मेरा मतलब समझिएगा, ये सब ये इस तरह से वेरिएशन आता है, कई बार क्रॉस भी कर जाता है ना, जैसे क्रॉस कर जाता है आगे, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, उसका मैं मतलब समझा देता हूं क्या है। जब आप ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको जरा समझिएगा, जितना ये नीचे वैल्यू, जो ग्राफ जितना नीचे आएगा इसका मतलब डेल्टा जी उतना निगेटिव है, समझिएगा जरा ध्यान से। जैसे शायद आप जब एनसीईआरटी ड्रॉ करेंगे तो उसमें सबसे पहले मैग्नीशियम आता है, उससे नीचे कैल्शियम वाला नहीं है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग कैल्शियम को भी डील कर रहे हैं। तो मीनिंग ये है कि जो जिस मेटल का लाइन जितना नीचे होगा उसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन उतना फिजिबल होगा, उतना आसान होगा, क्योंकि उसके लिए डेल्टा जी ज्यादा से ज्यादा निगेटिव है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, एक और चीज, ये जो पॉइंट है जो टिल्ट करता है किसी भी एंगल से, जैसे ये पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ फ्यूजन, पोजीशन ऑफ स्टेट चेंज आप लिख सकते हो। स्टेट चेंज मतलब मेटल मेल्ट कर गया होगा, तो अचानक से उसके डेल्टा जी में बहुत बड़ा वेरिएशन आ जाएगा, है ना। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट जो डेविएशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे दरअसल उस मेटल का अपना स्टेट चेंज वाला केस आ गया होगा, इसलिए ऐसा चेंज हुआ होगा। अच्छा, तो ये हमने देखो कैल्शियम को सबसे पहले ऑक्सीडाइज कराया, बिकॉज सबसे इजीली हो सकता है, फिर उसके ऊपर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक और कॉपर। और देखिए आप ऊपर वाली मेटल्स पे ये ऑलमोस्ट डेल्टा जी 0 हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिए, 0 के ऊपर रहता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से पूरा ट्रेंड आपको समझ में आता है। तो दिस इज द इलिंगम डायग्राम, मतलब इस डायग्राम को आप देखकर ये समझ सकते हो कि जिस मेटल का जो ग्राफ है वो जितना नीचे आएगा उसका मतलब वो मेटल उतना इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। एक चीज और उल्टा जस्ट समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल का ऑक्साइड, जिस मेटल की जो रिएक्शन है जितनी ऊपर साइड है, उसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन उतना आसान नहीं हो सकता, यानी उसके ऑक्साइड का रिडक्शन पहले हो सकता है। बात समझिएगा, अगर आपसे कोई बोले कि सिल्वर ऑक्साइड का रिडक्शन कराना है तो सबसे आसान काम है, लेकिन अगर आपसे बोल रहा है कोई कि कैल्शियम ऑक्साइड का रिडक्शन कराना है तो डिफिकल्ट काम है।
कैसे मैंने बात बोली कि जितना आप ऊपर वाली किसी मेटल की बात करोगे, जिस मेटल का ग्राफ जितना ऊपर बनेगा, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन होना डिफिकल्ट है, तो उसको रिडक्शन में रहना चाहिए, है ना। और जितना नीचे मेटल है उसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन आसान है, उसको रिडक्शन कराना डिफिकल्ट होगा। ये बात को समझिएगा ध्यान से, मैं इसको अलग से भी समझा दूंगा। तो आप एनसीईआरटी को जब आप पढ़ेंगे, उसमें लिंगम डायग्राम को देखेंगे तो उसमें इस तरह की कुछ डिटेल आपको सामने दिखेगी। हालांकि इसको और हमें समझना है, कई फैक्टर्स पे और बात समझेंगे, लेकिन एक काम पहले तो ये समझना कि ये लिंगम डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है। लिंगम डायग्राम हम पढ़ क्यों रहे हैं, इससे फायदा क्या? तो फायदा ये होगा कि इस मेथड से हम एक चीज समझ पाएंगे, क्या मैं भी इसको यूज करूंगा, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मेटल ऑक्साइड। हम क्या समझ पा रहे हैं, इसका फायदा क्या निकालेंगे? सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर स्पेसिफिक मेटल ऑक्साइड, यानी जिस मेटल के रिडक्शन के लिए हमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, ये हम जज कर पाएंगे। क्योंकि हमने रिडक्शन के लिए तो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट देख लिए, एल्यूमिनियम भी है, सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, और कार्बन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, तो बहुत सारे हैं। लेकिन उनमें से कौन सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा पर्टिकुलर मेटल के लिए, ये हम इलिंगम डायग्राम से तय कर पाएंगे। ये बात आप सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी तय कर लेते हैं, लेकिन हमें इससे तय करना है, ठीक है। अब जैसे कैसे मैं इसको एप्लीकेशन में कैसे आ रहा हूं, एक काम करिए, पहले एप्लीकेशन से पहले आप एक बार इसको जरूर अपने से जरूर लिख लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। चलिए, तो अब हम लोग इसके बाद जो बात करने जा रहे हैं वो जरा समझिएगा ध्यान से, और एक तरीके से वो एप्लीकेशन का पोर्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको जरा यहां से समझिएगा। मेरा मतलब यहां पे ये है कि जैसे मान लीजिए हमें ये पता है कि इस मेटल का सबसे इजीली ऑक्सीडेशन होगा, फिर इसका ऐसे। तो अगर मेरे पास Al2O3 है और मैं मैग्नीशियम से रिएक्शन कराता और इसमें MgO लिख देता और यहां एल्युमिनियम लिख देता, तो अब जरा समझिए यहां पे क्या ये रिएक्शन फीजिबल है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो देखिए जरा, यहां Mg का ऑक्सीडेशन हुआ और इसका रिडक्शन हुआ, यहां पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम मेटल, है ना, एंड रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल, ये पता है। तो अब जरा देखो, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में ऑक्सीडेशन ज्यादा आसान कहां है, इसी का, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन ज्यादा आसान है ना एज कंपेयर टू दिस। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है, आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं ये लिख देता MgO प्लस Al, इट गिव्स Mg एंड Al2O3, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होता, बिकॉज इलिंगम डायग्राम में पोजीशन एल्युमिनियम की क्या है, ऊपर है, यानी उसका ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है, समझ रहे। तो एल्युमिनियम इस पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड के लिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, ये समझिएगा ध्यान से। इसी तरह से मान लीजिए मैं आपसे बात करता ZnO पे और यहां पे एल्युमिनियम लिख देता और Al2O3 एंड Zn, तो यहां पे क्या होता, अब जिंक और एल्युमिनियम को जब आप कंपेयर करेंगे तो एल्युमिनियम और जिंक की पोजीशन में ये डिफरेंस है, तो एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हो सकता है और जिंक रिड्यूस, तो ये फीजिबल है, ये पाथ फीजिबल हो गया। इसी तरह से आपने एल्युमिनियम का याद करो, हम लोग एल्युमिनियम मेथड को पढ़ रहे थे, Cr2O3 प्लस एल्युमिनियम,
तो यहाँ Al2O3 और Cr आप लिख सकते हो ऐसे, मैंने बीच में क्रोमियम जैसा लिखा नहीं कुछ, लेकिन बना तो सकते हैं आप। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये भी फिजिबल होगा, या इलिंगम डायग्राम से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं थर्माइट रिएक्शन में कि क्यों फिजिबल है। तो ये मेन आपने बात समझी कि डिफरेंट टाइप के मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो किस पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस होंगे, ये आपको जज करने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो कि इलिंगम डायग्राम से भी पता चलता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो है ही, वो अलग बात है। तो हम यहाँ पे ये सब चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने क्यों इस मेथड का यूज किया है, कैसे किया है, किसका ग्राउंड रखा है, ये सब बातें है ना। तो इसको नोट करिए, फिर मैं इसके एक जनरल कॉन्सेप्ट को बताता हूं। चलिए, तो अब मैं इसके एक और पोर्शन पे बात कर लूं। अब जैसे ये तो हम लोगों ने समझ लिया, अब एक जनरलाइज बात हम लोग कर सकते हैं इस पे। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन की तरह ही डील कर लीजिए आप, एक ग्राफ आपने बनाया, यहाँ पे डेल्टा जी नॉट और निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ टेम्परेचर है। अभी टेम्परेचर का भी बहुत स्पेसिफिक रोल है, वो भी हम लोग अभी सीखेंगे। अब मान लीजिए मैंने एक मेटल को ऑक्सीडाइज कराया यहाँ पे M+O2, इट गिव्स MO, ठीक है ना। और एक दूसरी मेटल ये है, और यहां पे M-O2 M-O बना दिया। ठीक, ये दो बातें हैं। आपसे इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या, अगर हम MO लिखा है और M- की बात कर रहे हैं, या M-O लिखा है और M की बात कर रहे हैं, तो अब जरा समझिएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये ऑक्सीडाइज जल्दी होगा, और M- क्या होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो M- कैन रिड्यूस, मतलब M-O बन सकता है, या यहां पे M बन जाए, और यहां पे क्या होगा, M- मेटल लग और MO बन जाए। समझिएगा बस ध्यान से। तो आप ये बात बोल सकते हो ना कि M- मेटल को ऑक्सीडाइज नहीं होना है, वो रिड्यूस हो सकता है ना, और M जो मेटल है उसको ऑक्सीडाइज होना है। तो M metal can reduce metal oxide M-O। क्यों भाई, ये बात समझ आई कि मेटल M जो है वो ऑक्सीडाइज खुद होना चाहता है ना, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट है। M metal can reduce the metal oxide M-O, मतलब ऊपर वाली मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा, जबकि अपोजिट वाले में नहीं होगा। तो इस तरह के आप क्वेश्चन बता सकते हो। इस तरह से 3-4 लाइनें खींच दी गई और बोला गया भाई कौन किसको रिड्यूस कर पा रहा है, किसके लिए यूज किया सकता है, वो आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक केस है, और बहुत ध्यान से फिर समझ लीजिएगा। मैंने ये बोला नीचे है डेल्टा जी निगेटिव ज्यादा है, मतलब ये ऑक्सीडाइज होना ज्यादा आसान है इसके लिए, और इसको ऑक्सीडाइज होना आसान नहीं है। तो जिसके लिए ऑक्सीडेशन आसान है वो दरअसल अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तभी तो ऑक्सीडाइज होगा ना, इसको रिड्यूस कर देगा तुरंत। तो वही मैंने यहाँ पे बात लिख दी है। ठीक, तो इलिंगम डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट पूरे मेटलर्जी के अंदर का सबसे आप डिफिकल्ट टॉपिक भी मान सकते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी मान सकते हैं। बहुत सारे फैक्ट के बीच में ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको नोट करिए। फिर इसके बाद हम लोग एक और एप्लीकेशन है जो टेम्परेचर पे रिलेटेड भी है, तो उस पर बात करेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए।
चलिए, तो आपने इससे एक बात समझ ली कि जो भी मेटल है वो किस दूसरे मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है कार्बन को लेकर, उसको जरा मैं आपको समझाता हूँ। हम लोगों ने जब पढ़ा था तो दो चीजें पढ़ी थी कि कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है और साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। तो इन दोनों में भी एक बड़ी स्पेसिफिक बात है, उसको जरा समझिएगा। जैसे मैं C+O2 इट गिव्स CO2 लिख देता, ये एक रिएक्शन है, यहाँ पे ये गैस है, ठीक है ना। और इसी तरह से C+O2 हाफ O2 में लिख रहा हूँ, और इसको आप CO गैस भी कर सकते हैं। हाफ O2 है तो ये 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स CO आ जाएगा, है ना। ये सॉलिड है, यहाँ पे गैस है और ये भी गैस है। और एक चीज हम लोग लिख सकते हैं CO+O2 इट गिव्स CO2, तो यहाँ भी आप 2 टाइम्स लिख के ये 2 कर सकते हैं, ऐसे बन सकता है। तो ये 3 रिएक्शंस आपने लिखी। अब इसमें जरा ध्यान समझिएगा क्या है। इन तीनों रिएक्शन के अंदर अगर हम डेल्टा Ng की बात करें, गैसियस प्रोडक्ट के डिफरेंस की, तो यहाँ 1 है, इधर 1, तो ये ऑलमोस्ट 0 है, ठीक। और यहाँ पर अगर आप डेल्टा Ng की बात करें तो यहाँ पर 2 है और इधर 1 है, तो 2 - 1 1 है, मतलब पॉजिटिव है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह से यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, बट यहाँ पे 2 1 3 और इधर 1, तो डेल्टा Ng यहाँ पे नेगेटिव है। अच्छा, इन सब का मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस के लिए डेल्टा S कैसा है, 0 ऑलमोस्ट। इसके लिए डेल्टा S कैसा है, पॉजिटिव है, तो स्पॉन्टेनियस की बात करेगा। और ये कैसा है डेल्टा S, ये नेगेटिव है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करेगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को जरा समझिएगा ध्यान से। अगर मैं इन तीनों रिएक्शन में के हिसाब से डेल्टा G और T पे ग्राफ ड्रॉ कर देता, इलिंगम डायग्राम बनाते, तो एक और खास बात जरा समझिए। यहां पर तो न्यूट्रल की तरह दिख रहा है, इस रिएक्शन में यहां पर कार्बन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट है, बोल सकते हैं ना हम भाई, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उसी को तो बोलते हैं ना। और यहां पर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, मोनोऑक्साइड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, इसको जरा ध्यान समझिएगा। अब ये बातें हैं और इसको तो हम लोग न्यूट्रल मान लेंगे। तो अब जब मैं ग्राफ इसको बना रहा हूं तो इसका ग्राफ जरा समझिएगा कैसे बना। ये डेल्टा G है, लगातार बढ़ रहा है, तो मैं एक बार सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन सीधा सीधा बना रहा हूं। ये डेल्टा G नॉट की वैल्यू को 0 में रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये इसमें कहीं कोई डेल्टा S भी 0 है, स्पॉन्टेनियस की बात कर रहे हैं। और इसको मैं थोड़ा सा और नीचे ले आता हूं ताकि आप समझ पाए, है ना, ग्राफ को। तो मान लीजिए ऐसे बना दिया, तो यहां पर जो स्ट्रेट लाइन सीधा आ रहा है वो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू 0 या डेल्टा S 0, है ना। और ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट वाला। तो ये जो लाइन है वो कौन सा रिएक्शन है, C+O2 इट गिव्स CO2, आई बात समझ में। लेकिन इसके बाद जब आप इस सेकंड लाइन की बात करोगे तो लगातार स्पॉन्टेनियस है ये, तो स्पॉन्टेनियस का मतलब लगातार नीचे आना चाहिए ना, तो प्रोसेस नीचे रहेगा। तो ये देखो ऐसे आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ऐसे लाइन आएगी। क्यों, यहां पर कौन सी गैस है, C+O2 इट गिव्स CO2। मैं इसको थोड़ा अलग से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये लगातार अगर आप ऊपर ले जाओगे, हाँ ये देखो ये उल्टा हो गया ना, ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो इसको हम लोग नीचे रिप्रेजेंट करें। सेकंड वाली लाइन जो बनेगी वो आप ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे। क्यों, लगातार नीचे आना है ना हमें, तो स्पॉन्टेनियस रहेगा। तो ये लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही, C+O2 इट गिव्स 2CO। अच्छा, इसके बाद एक लाइन हम लोग फिर ऐसे दिखाएंगे। ये कौन सी लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये लाइन होगी CO+O2 इट गिव्स CO2 की। तो तीनों बातें जरा ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास 3 लाइनें हैं, एक तो ये सिंपल सी स्ट्रेट लाइन बन गई, ये पॉइंट, और ये क्रॉस भी कर रहा है। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये नीचे लगातार आ रहा है, मतलब ये सेकंड लाइन, इसको हम नंबर दे दें। अगर ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है और ये थर्ड लाइन है, तो फर्स्ट लाइन कौन सी हो गई, ये तो फर्स्ट हो गई, और सेकंड लाइन ये वाली जो नीचे जा रही, और ये थर्ड लाइन है, ठीक।
इन सब का जरा मतलब समझिएगा क्या है। और ये पॉइंट एक क्रॉस करता है और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में 710 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है, या 1000 केल्विन को आप लिख सकते हो, ये टेम्परेचर मेंशन होगा ना। अब मैं जरा इस बात को ही यहां पे समझ लिया जाए, तो अगर मैं इस पॉइंट इस टेम्परेचर के पॉइंट की बात करूं और इस टेम्परेचर से पहले अगर आप बात देखें जरा, इससे पहले जस्ट अगर देखा जाए बिलो दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर से पहले देखा जाए तो इस लाइन और इस लाइन में जो ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहां पर, इस लाइन में कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है ना, और इस लाइन में कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। दोनों में ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से ये क्या है, इस लाइन में रिप्रेजेंट हो रहा है कि कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहां पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आप इस टेम्परेचर से पहले की कंडीशन देखो तो इन दोनों लाइन में से नीचे लाइन कौन आ रहा है? ये। तो इसका मतलब इसका डेल्टा जी क्या होगा? ज्यादा नेगेटिव होगा। और इसका मीनिंग ये भी निकलता है कि लो टेम्परेचर पे यानी बिलो 710 कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू कार्बन। समझिएगा जरा ध्यान से, इस लाइन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर मैं रिपीट कर दूं, बिलो 710 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू कार्बन। क्यों? बिकॉज ऑफ लेस डेल्टा जी, यानी डेल्टा जी मिनिमम वैल्यू आ रही निगेटिव। लेकिन वही टेम्परेचर के जस्ट बाद आप क्या देख रहे हो कि अब ये लाइन क्या हो गई? देखो ऊपर हो गई और ये फिर नीचे हो गई। तो मतलब आफ्टर 710 कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू CO। ये बहुत स्पेसिफिक बात है जो आप पूरे इलिंगम डायग्राम से कंक्लूजन निकालना है। वो क्या निकालना है मैं फिर रिपीट कर दूं, बिलो 710 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 710 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, और कैसे आप बता रहे हैं? इन दोनों लाइन के बेसिस पर। लेकिन आफ्टर 710 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू CO, बिकॉज ये लाइन ऐसे। तो इस लाइन से आप ये सबसे बेस्ट बात समझ रहे हैं इलिंगम डायग्राम के थ्रू। तो एक काम करिए, पहले इसको पूरा बना लीजिए, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख दूंगा। पहले बना लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए तो मैं इसको जरा रफ कर देता हूं और फिर मैं इसको लिख देता हूं पूरा। तो कंक्लूजन यहां पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू इलिंगम डायग्राम बिलो 710 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर reducing agent as compared to carbon, but above 710 degree centigrade carbon act as better
reducing agent as compared to CO। ठीक, तो ये पूरा कंक्लूजन आप यहाँ पे निकाल पाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जैसे हमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलिंगम डायग्राम का मेन मोटो क्या है कि हम ये पता कर पाएं कि कौन सा पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड किस रिड्यूसिंग एजेंट से अच्छे से रिड्यूस हो पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेटलर्जी का मेन फोकस है कि कॉमर्शलाइज्ड आपको चीजें बहुत कम कॉस्ट लगे। मेटलर्जी का मतलब तो वही है। तो हम अगर इलिंगम डायग्राम को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, तो हम ये बात भी जज कर पाएंगे कि किस पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हम किस पर्टिकुलर मेटल से कराएं या कौन से रिड्यूसिंग एजेंट से कराएं। तो सिलेक्शन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ए पर्टिकुलर मेटल्स इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इलिंगम डायग्राम। ठीक है, आप इस ग्राफ से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक पूरा ओवरऑल मोटे तौर पे हम लोगों ने जो इलिंगम डायग्राम से सीखा वो यही है कि हम डिफरेंट टाइप के मेटल के ऑक्साइड्स को ग्राफिकली हम ये समझ पाएंगे कि कौन मेटल किस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एप्लीकेशन बहुत पूछा जाता है। एडवांस में अगर कोई क्वेश्चन अच्छा बनता है तो इसी से बेस्ड बनेगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार रखेंगे। इसको हम लोग एप्लीकेशन में इन्वॉल्व करेंगे और उस एप्लीकेशन से पढ़ने से पहले मैं एक और बात समझा दूं। हम लोग मेटलर्जी के जितने भी स्टेप कर रहे थे उसमें रिडक्शन ऑफ मेटल तो हम लोगों ने कर ही लिया। रिडक्शन ऑफ मेटल का एक और पोर्शन है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में हम लोग क्या करते हैं उसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। स्मेल्टिंग भी वन ऑफ द रिडक्शन मेथड ही है। जैसे हम लोगों ने रिडक्शन पढ़ा है वैसे ही स्मेल्टिंग भी एक रिडक्शन मेथड है, बट उसके अंदर किया क्या जाता है उसको लिखते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप। चलिए, तो अब हम लोग एक बात स्मेल्टिंग की करते हैं। इसमें एक्चुअल क्या होगा, एक ब्लास्ट फर्नेस आपको लेनी है और उसके अंदर ही हमें रिडक्शन कराना होता है। तो हमारे पास ओर्स रहता है। ओर्स कैसा, कैल्सिनेटेड या रोस्टेड, कैल्सिनेटेड और रोस्टेड ओर्स है ना। तो इसको हम लोग ले रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक फ्लक्स मिलाया जाता है और साथ हॉट एयर मतलब हीटिंग, और इसके बेसिस पे हम लोग कुछ यहाँ पे नॉन स्मेल्टिंग इम्प्योरिटीज होती और दरअसल इन इम्प्योरिटीज के साथ फ्लक्स रिएक्ट कर जाता है और फ्लक्स आपस में रिएक्शन करके एक टर्म बनता है स्लैग, जो सेपरेट हो जाता है, इजीली सेपरेटेड किया जा सकता है। तो स्लैग एक तरीके से गंदगी है ना, तो मेटेलिक इम्प्योरिटीज मानी जाती। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स जैसे हम SiO2, P4O10 है ना, ये एसिडिक फ्लक्स है, इनको आप एसिडिक फ्लक्स बोलेंगे। और ये फ्लक्स मतलब एक अलग से आप सब्सटेंस ला रहे हैं जो कि नॉन स्मेल्टिंग इम्प्योरिटीज अगर आपके पास बेसिक है तो उसको बाहर करेगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे FeO है, उसको स्लैग ने कंप्लीट रिएक्शन किया, सॉरी SiO2 ने, और FeSiO3 बन गया, तो ये है फ्लक्स और ये जो बना उसको आप स्लैग बोलते हैं। तो इस तरह से इस इम्प्योरिटीज को आप बाहर कर सकते हैं। ठीक, तो ये तरीका है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए स्मेल्टिंग का मतलब क्या है। ब्लास्ट, इसको हम लोग एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे जब आयरन की मेटलर्जी में, तो डिटेल से समझेंगे। लेकिन स्मेल्टिंग वन ऑफ द मेथड टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। तो कैल्सिनेटेड या रोस्टेड ओर्स को हमने लिया, फ्लक्स मिलाया, हॉट एयर मिला दी। फ्लक्स की जरूरत क्यों है, क्योंकि बहुत सारी इसके अंदर नॉन स्मेल्टिंग इम्प्योरिटीज होंगी जिसको अगर आप फ्लक्स के साथ हीट करते हो तो वो मेल्टिंग इम्प्योरिटीज में बदल जाती हैं, विच इज नोन एज स्लैग। और इस स्लैग को आप सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह का मैंने एग्जाम्पल दिया। या ऐसा और भी हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो SiO2 के साथ, तो यहां भी CaSiO3 बन जाता है। तो इस तरह से भी आप बाहर कर सकते हैं। तो ये स्मेल्टिंग का पोर्शन भी है। तो अब हम लोगों ने पूरी तरह से इसको पढ़ लिया है कि कैसे हम लोग रिडक्शन करा सकते हैं। तो ये पूरा एक सेगमेंट है जिसपे हम लोगों को हर टाइप की मेटलर्जी का यूज आप कर सकते हैं।
लेकिन एक अब लास्ट फाइनल पार्ट हम लोग 5वें में पहुंच जाते हैं और वो है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, इसके बहुत सारे मेथड, मैं इस पे एक एक करके बात करता हूं। जैसे देखिए मेटल बनने के बाद प्योरिफिकेशन के लिए कई मेथड में से एक सबसे पहला एक मेथड आता है पोलिंग। ये सब एनसीईआरटी में मेंशन हो गया, आप लिखेंगे भी और इसको पढ़ भी लेंगे एक बार, मैं एक बार जल्दी से बोल दूंगा। एक पोलिंग का मेथड है, एक है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूजफुल मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक का। तो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है। इसके अलावा जो मेथड्स हैं उनमें एक है पायरोलिटिक मेथड। पायरोलिटिक मेथड का मतलब सिंपल हीटिंग, हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, आपको याद है मैंने पायरोलिटिक मेटलर्जिकल शुरुआत में फर्स्ट लेक्चर में बताया था, उसी का एक पार्ट है। इसके अलावा जो मेटलर्जी का एक और प्रोसेस होगा वो डिस्टिलेशन है, ठीक है ना। इसके अलावा एक टर्म होता है जोन रिफाइनिंग। तो इस तरह के कुछ प्योरिफिकेशन के भी मेथड हैं जिसको हम लोग जानेंगे। तो आप एक काम करिए, पहले इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हो गया। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक मैं दो दो लाइनें जरूर बता दूंगा, बाकी आपको एनसीईआरटी से इसको पढ़ना है, बहुत खास नहीं, बस नाम ही आपको अच्छे से आने चाहिए। लेकिन जैसे सबसे पहले एक पोलिंग मेथड है, ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड, इसका यूज अब ज्यादा नहीं होता। इसमें क्या किया जाता था कि जब भी आपके पास मेटल लिक्विड फॉर्म में रहता है, मेल्टेड फॉर्म में रहेगा या फ्यूज्ड मेटल रहेगी, तो इसको लिक्विड बनाने के बाद फिर हम एक वुडन से, एक वुड का पीस लेके, यानी लकड़ी से इसको क्या करते हैं, जो ग्रीन कलर की होगी, मतलब ग्रीन रहना चाहिए, तो इसके अंदर इसको डिसॉल्व कराते हैं, इसको यहाँ पे रोटेट कराते हैं, यानी उससे चला दिया जाता है ना, उससे बार बार चलाएगा। तो उससे क्या होता है, इससे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो इसको रिड्यूस करते हैं और इसकी जो इम्प्योरिटी जो एब्जॉर्ब कर लेता है। और ज्यादातर बैम्बू का यूज किया जाता है, वो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। तो ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड है पोलिंग, तो बस हमें एक फॉर इंफॉर्मेशन के तौर पे बस पढ़ लेना है। तो अब तो फिलहाल, क्योंकि ये सब तो बहुत, अगर छोटे स्तर पे आप कर रहे हैं तब तो ठीक है, लार्ज स्केल में इन सबका कोई मतलब नहीं बचा। दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए हम लोग एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते हैं और सेल बनाने में इस बात का ध्यान रखा जाता है, ये प्लस, ये माइनस, ये एनोड हो गया और ये कैथोड। तो जो प्योर मेटल होती है, प्योर मेटल, उसका कैथोड बनाया जाता है, और जो इम्प्योर मेटल होगी जिसका हम प्योरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, उसका हम लोग क्या बनाते हैं, एनोड। बाकी इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में जिस मेटल का आप मेटलर्जी कर रहे हैं, प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, उसका सॉल्ट ले लेते हैं, सॉल्ट ऑफ पर्टिकुलर मेटल। जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर का करते तो कॉपर सल्फेट है ना, इस तरह के सॉल्ट आप ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। तो ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये सबसे बेस्ट मेथड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली बात याद है, तो उसी से मेटल डिपॉजिट होने लगता है और यहाँ पे जो प्योरेस्ट फॉर्म होगा इसके साथ ये प्योर मेटल
कलेक्ट होने लगती, ये प्योर मेटल, और यहाँ से वो मेटल लगातार कम होने लगती। तो ये भी एक सबसे ज़्यादा यूजफुल यही मेथड होता है जो लार्ज स्केल में किया जाता है। तो इसके अलावा पायरोलिटिक मेथड कौन सा है, थर्ड केस को अगर हम पढ़ें पायरोलिटिक, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने पायरोलिटिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, जैसे इसमें क्या होता है, निकल के अंदर सॉलिड फॉर्म में इम्प्योरिटीज है, तो हम पहले CO के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हैं, जिससे निकल कार्बोनिल बना देगा सॉलिड फॉर्म में, और इम्प्योरिटीज आपकी नॉन रिएक्टिव होगी, उसको आप बाहर कर दीजिए। बाहर करने के बाद फर्दर इसको फिर हीट कर दो, तो निकल सॉलिड अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग, तो ये प्योर फॉर्म में आपको सीधा सीधा मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे नाम क्या देते हैं, मॉन्ड प्रोसेस, है ना। इसके अलावा हम लोगों ने एक और मेथड पढ़ा है, वैन एरकल मेथड। वो क्या है वो मैं बता दूं, इसको मैं रफ कर देता हूं यहाँ पे। अब जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक मेथड है वैन एरकल मेथड, बोला जाता है टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम जैसी मेटल, या इन दोनों को ही आप लिखिए अभी, हाफनियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स भी हो जाता है। ये इम्प्योरिटीज है, इम्प्योर है, आप आयोडीन का वेपर जो है उसको पास कराते हैं, जिससे ये सभी आयोडाइड के फॉर्म में बदल जाते हैं, ठीक है, और इम्प्योरिटीज अलग, और फर्दर इसको हीट कर दीजिए तो टाइटेनियम सॉलिड यानी प्योर स्टेट में आपको यहाँ पे मेटल मिल जाता है, आयोडीन दोबारा से बाहर, तो वेपर्स फॉर्म में आपको दोबारा मिल जाता है। तो ये तरीका जो है इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वैन एरकल मेथड यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द टाइटेनियम एंड जिरकोनियम मेटल्स, है ना। तो आसान बात है, मॉन्ड प्रोसेस ये एक ही बात है। इसके अलावा हम लोग बात अब डिस्टिलेशन की करते हैं। डिस्टिलेशन तो आपको पहले से ही पता है, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो डिस्टिलेशन प्योरिफिकेशन का वो मेथड है जिसमें बहुत मेटल लाइटर होनी चाहिए, है ना, तभी तो वेपर में जाएगा। तो सेपरेशन करना है सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आसानी से कर देते हो। जोन रिफाइनिंग क्या होता है लास्ट में, जोन रिफाइनिंग आप पढ़ लीजिएगा, सभी एनसीईआरटी से पढ़ना है, एक बार रीडिंग करना है। जोन रिफाइनिंग में एक स्पेसिफिक काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मेटल रॉड है इस तरह से, है ना, इस मेटल रॉड को हम लोग दो पोल्स बना लेते हैं, एक बहुत हाई टेम्परेचर, एक बहुत लो टेम्परेचर का, एक बहुत हाई टेम्परेचर, एक लो टेम्परेचर, और इस मेटल के अंदर प्योरिफिकेशन मतलब जो इम्प्योरिटीज है वो भी है, और इस मेटेलिक रॉड को इन्हीं के बीच में लगातार फ्लो कराते हैं, एक तरफ टेम्परेचर हाई एक तरफ लो। ऐसा करने से क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज है उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है और बाकी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट अलग, तो इस मेटल के अंदर ही दो जोन बन जाते हैं, एक तरफ पूरे साइड में इम्प्योरिटी आ जाती है, एक तरफ प्योर मेटल आ जाती है, और फिर जैसे ही सेपरेशन जोन आ जाएगा फिर उसको कट करके अलग कर दिया जाता है। तो ये एक जोन रिफाइनिंग जैसा टर्म है जिसका यूज किया जाता है। तो इसको हम लोग पूरी तरह से एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे कि कौन कौन सा मेथड है, रिफाइनिंग कैसे होगी, रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन एक ही बात है, तो इन सबको अच्छे से आप पढ़ना है। तो यहां तक पढ़ने के बाद हम लोग मेटलर्जी का जो कॉन्सेप्ट है पूरा वो सब एक एक करके जान चुके हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिनको आपको बहुत अच्छे से तैयार रखना है, लीचिंग जो हम लोगों ने पढ़ा, इसके अलावा इलिंगम डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्कुलेशन, रोस्टिंग, इन सब का मतलब क्या है, फोर्थ फ्लोटेशन क्या है, तो सब छोटी छोटी चीजें हैं और आप लोगों ने पढ़ी है। अब एक क्लास हम लोगों को और पढ़ना होगा और उसके अंदर हमें क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। उसके अंदर अब हमें आयरन की मेटलर्जी, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी तो मैंने वहीं पे बता दिया आपको, सिल्वर गोल्ड की मेटलर्जी भी हो गई। तो अब हमें आयरन और कॉपर, एक दो मेटल की मेटलर्जी बस स्पेसिफिक पढ़नी होगी, उसमें यही सब यूज होगा, यही प्योरिफिकेशन होगा, यही मेथड होंगे। लेकिन हाँ, हम अलग से आयरन की और कॉपर की मेटलर्जी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करके एंड कर देंगे। लेकिन ये यहाँ तक जो पार्ट था वो मेटलर्जी का कोर था, जिसमें हम मेटलर्जी से बहुत कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो सीख रहे थे। तो इस सब को पूरा अच्छे से रिवाइज करिए। इंपॉर्टेंट है, नोट्स आप बनाइए इसके, है ना, नोट्स बना के बहुत शॉर्ट नोट्स बना लीजिए,
और सबसे ज़्यादा डिफरेंट टाइप के मेटल्स के ओर्स को आपको बार बार फॉर्मूले सहित लिखना है, सो दैट आपको उनकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि कई बार सीधा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आता है तो आपके लिए तो नंबर उतना ही है, ऐसा थोड़ा कि लिंगम डायग्राम से पूछा जाएगा तो ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, उतना ही नंबर मिलना है, तो इसलिए उसको तैयार रखें। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इसको हम लोग यहाँ पे रोक देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आयरन और कॉपर जैसी मेटलर्जी को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।